बहुजन सौरभ, बहुजनांच्या सामाजिक व सांस्कृतिक चळवळीचे मुखपत्र। नमस्ते, जय भीम। मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कामदे, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक। मित्रों, आज एक कैरावन करके मैगजीन है जिसमें एक आरएसएस के ऊपर में एक आर्टिकल आया जिससे काफी पूरे देश में एक अलग टाइप का माहौल पैदा हो गया। आरएसएस के बारे में वहां पे लिखा गया है कि उनके पूरे वर्ल्ड में 2500 संगठन है। इंडिया में 2240 का नंबर दिया है। उन्होंने अलग अलग प्रांतों में कितने कितने हैं। यूपी में सबसे ज्यादा 280, 250, 200, केरल में सबसे ज्यादा है। इस तरीका से वो ऑपरेट करते, क्या नहीं। मित्रों, ठीक है, उनके पास में बहुत पैसा है। सब लोगों से कंपैरिजन में कंपैरेटिवली यदि जब बीजेपी के पास में आज 10,000 करोड़ से ज्यादा है, जबकि कांग्रेस के पास में 231 वगैरह है। तो कहने का मतलब उनके पास में पूरा शक्ति बल है, सब कुछ है। लेकिन जिस उनका बेस जो है वो विषाणु है, विषारी है। विषाणु ऐसे है कि आदमी के आदमी बीच में, आदमी को आदमी के बीच में लड़ाना, कास्ट की सुपरमेसी रखने का और एक मनुवादी संस्कृति के को एक प्रमोट करने का, जो कि सावरकर के विचारधारा से ये हुआ है, प्रेरित हुआ है। और उनको लगता है कि इसी में हमारी भलाई है और इसी के, और ब्यूरोक्रेसी पूरी के पूरी उनके अंडर में है। सब इंस्टीट्यूशंस उन्होंने कब्जा कर लिया है, कुछ नहीं होता इससे। उन्होंने सोचना चाहिए कि अभी के इस पे आज पूरे वर्ल्ड में जिस तरीका से उनकी ये हो रही है, पूरी मतलब काफी लोग ये हो रहे, आलोचना हो रही है और करते करते बहुत सारी इसमें से उनको विड्रॉ भी हो जाएगा। अभी कनाडा में तुमने देखा कि जिस तरीका से आरएसएस के हाल हो गए वहां के लोगों ने, और मोदी के साथ में जिस तरीका से बढ़ता हो गया, तो पूरे के पूरे विश्व में हम लोगों को काफी क्षति हुई। हमारा एक्सपोर्ट कम हुआ, वहां पे हमारा जाना हुआ, वहां के इंडियंस जो बसे हुए हैं। और पूरे देश में यदि ये पता चलेगा कि ये सब के सब इनके पीछे में क्या आइडियोलॉजी है और ये किस तरीका से ये करा के वहां के देश को, वहां के लोगों को अनस्टेबल कर रहे हैं, और तो निश्चित रूप से उनको उसका पनिशमेंट भी होगी। फॉर्चुनेटली रशिया में नहीं है उनकी कोई शाखा, चाइना में नहीं है, इधर में बहुत कम है, जापान वगैरह में, इधर में, क्योंकि ये बुद्धिस्ट कंट्रीज है और किसी को अलाउ भी नहीं करते। मित्रों, कहने का मुझे एक ही बात है कि वो उन्होंने कितना जो करने का है पूरे विश्व में करें और न करें, उससे कोई लेना देना है, लेकिन तुम क्या कर क्या रहे हो, ये बात सबको ध्यान में आनी चाहिए। आज यहाँ पे जिस तरीका से फैला हो रहा सुप्रीमेसी, कास्ट का सुप्रीमेसी, पूरे बुद्ध का चूरा चरित्र यदि जर पड़े, उन लोगों ने सब इसी को तोड़ने का काम किया है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का यदि जर पूरा तुम अध्ययन करते हो तो सब माइनॉरिटी की जितने भी कास्ट थी, वो फिर चंबार हो, फिर छोटी छोटी जो भी कास्ट बटी है, उनमें जा जाके बाबा साहब ने पूरा प्रमोट किया, उन लोगों को आगे बढ़ने की कोशिश किया। यही नहीं तो मुस्लिमों को भी उन्होंने कहा कि भाई तुम लोगों को रिजर्वेशन के लिए अभी से तुम लड़ाई चालू करो, नहीं तो तुम कभी एक वक्त के साथ में उलट पुलट हो जाओगे। आज जो उनके साथ में हो रहा है वो सभी लोगों को मालूम है। उसी वक्त यदि वो रिजर्वेशन में रहते तो उनके कुछ ताकत निर्माण होती थी, उनके ऊपर में कुछ ना कुछ उनके साथ में हो जाता, तो शायद ये बुरे दिन उन पे नहीं आते थे। तो ये सब सिचुएशन है, क्योंकि बाबा साहब का विचार अलग था। ये छोटे छोटे कम्युनिटी में हम लोग बटे थे, सब कास्ट में बटे थे, हर जगह पे बटे थे। वो सब के सब लोगों को बुद्ध धम्म में ला के वो सब कास्ट ये वो सब खत्म कर दिए, और जो लोग भी बुद्ध धम्म के साथ में आएगा उनके साथ में इन लोगों का मतलब वो पूरे मेन प्रवाह में आएंगे, जो पूरे विश्व में एक तीसरे नंबर का धर्म है। तो मित्रों, आज बुद्ध की फिलॉसफी यदि जरा हमने सोचे तो उन्होंने मैत्री, सबको इक्वालिटी, जो भी समता, उनका बेसिक प्रिंसिपल पूरा बुद्ध का है। और उसके ऊपर में इनकी सब पूरा विषमता और हेट्रेट और ये वो, उससे ना तो ये खुश रह पाएंगे। ठीक है, उनके पास में बहुत पैसा है, क्या करेंगे? पैसा भी ज्यादा रहना उससे बहुत हैप्पीनेस नहीं आता। ये सब गलत बातें हैं कि मेरे पास में बहुत पैसा है तो मैं बहुत, यहाँ पे भी कुछ कम्युनिटीज है हमारे पास में जिसका नाम लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन उनके शादियों में
इतनी दारू मिलती है, इतना दारू परोसते हैं, इतना दारू कि मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जिस तरीका से उनका जो ग्राफ ऊपर गया उसी दशा से वो नीचे में भी आ जाएगा, क्योंकि वहां पे व्यभिचार होता है, जहां पे पैसा रहा वहां पे सब गंदे बुरे काम सब वहां पे चालू होते हैं। तो सबसे पहले बुद्ध ने यही कहा कि नैतिकता के आधार पर तुम्हें ये सब देखना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि जिस तरीका से अभी पिछले वक्त केरल में जो एक इंसिडेंस हुआ और जो सुसाइड और ये वो इंजीनियर ने जो किया, और उसके बाद में भी इतना सारा ये पतझड़ होने के पश्चात भी लोग सुधरते नहीं है, और एक पर्टिकुलर टाइप के कम्युनिटी के लोग ही उसमें फिर वो बिजनेसमैन अपना प्रॉफिट देखते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि कल यदि ये हो जाता है तो हम लोग कहाँ रहेंगे। अभी पूरे देश की अर्थव्यवस्था लो या कुछ भी लो, और जिस तरीका से फॉरेन में से सब चारों तरफ से घिरे हुए हमारे देश हमारे केवल दुश्मन और दुश्मन है। ऐसे सिचुएशन में हम जिंदा नहीं रह सकते। आज हमारी जो हालत है, अभी हमारे यहाँ पे इतनी गरीबी है कि उनको लगता ही नहीं कि भाई हम कुछ इससे कुछ ज्यादा होगा हमारा, क्योंकि उनका माइंडसेट नहीं, उनके यहाँ बुद्ध बाबा साहब कभी पैदा ही नहीं हुए। यदि जब बाबा साहब होते तो ये सब देख के उनको भी लगा होता है कि शायद हम लोग इससे ऊपर आ सकते थे। सो मित्रों, कहने का मुझे यही है कि तुम जिस तरीका से आज आरएसएस इतना बड़ा हो गया है और हो रहा है और होते रहेगा, लेकिन आपने देखे कि पार्लियामेंट में किस तरीका से राहुल गांधी ने सबको ऐसा बैटिंग किया, ऐसे छक्के मारे कि उनका एक जने को बोले कि 102 का टेम्परेचर है और एक तो वहां से भाग गया बाहर। तो ये ऐसे सिचुएशन में होगा तो ऐसे ही हाल हो गए। जब तुम्हारा बेस ही मजबूत नहीं है, बेस ही क्षमता के आधारित नहीं है, तो तुम्हें ये सब गालियों का सामना करना ही पड़ेगा। सो मित्रों, उनको डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो जितना भी वो बढ़े, कितनी भी शाखा बनाए, कुछ नहीं, कोई सब फालतू का बवंडर है और उनके हाल भी ऐसे ही हो गए। कभी खुदा न खास्ता यदि ये सरकार गिर जाती है तो सब के सब जेल में दिखेगी। ये सब क्यों ऐसा काम करते हैं ये तो ऊपर वाला ही जानते हैं, या उन्हीं लोगों को ज्यादा मालूम है क्या है। हम लोग भी हमारे सर्विस लाइफ में देखे हमने कितने होशियार रहते हैं और क्या होता है, सब देखा है हमने करके। तुम लोगों को मैं केवल इतना ही बताऊंगा कि अम्बेडकराइट लोगों ने इनसे दूर ही रहे, और दूर भी नहीं है, उनको उनके कान पकड़े। जब भी कभी उन्होंने कहा तो उनका कान पकड़ के उनको बता कि ये गलत है तो गलत है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक दूसरा है, एक मेरी अपना कांग्रेस का बहुत बड़ा एक अधिवेशन हो रहा है, रास्ते पर आ रहा है। होड़ चोर गद्दी छोड़ के नारे के साथ में पूरे दिल्ली में उनकी सभी हो रही है, लेकिन वहां पे इन लोगों ने केवल ये कांग्रेस का प्रोग्राम है, वहां पे कोई किसी बाहर के लोगों को नहीं किया, इंडिया के अलायंस को भी नहीं किया। इंडिया अलायंस है तो पार्लियामेंट में है, लेकिन वो इनके पर्सनल अपने अपने प्रोग्राम से उसके साथ में वो चलते रहेंगे। वो हर स्टेट का हर पार्टी का अपना ये है। उन लोगों ने ये इसी कहे कि भाई अभी पहले तो कांग्रेस को मजबूत करो, बाद में देखेंगे अलायंस के साथ में क्या करने का है। जब अपना ही बेस मजबूत नहीं तो वो क्या कर सकेंगे। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस ने इस वक्त बहुत एक ऐसी बात की कि ठीक है, सब लोगों के साथ में तो है ही वो, लेकिन उनके साथ में ये कोई रास्ते पे आने की जरूरत नहीं है। यदि जब यूनाइटेड या पूरे विपक्ष का जब वो एक आधा कोई सब जन मिल जाएंगे तो वो फिर दोबारा आ जाएंगे, क्योंकि उनको स्टेट वाइज अपने आप को डेवलप भी करना है, बड़ा करना है। तो निश्चित रूप से जब तक वो पार्टी बड़ी नहीं होगी तब तक उनको कुछ मिलने वाला है ही नहीं। तो निश्चित रूप से ये जो हो गया उसकी पूरी तैयारी चल रही है। आज पूरे वीडियोज हमने देखे, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सब लोगों ने वो वहाँ का इंतजाम देख के आए। उन्होंने देखे कि भाई अपने जो भी लोग आएंगे वहाँ वो सब सही ढंग से आए, सबका इंतजाम हो, सब लोग रहे और शांति से वो पूरा का पूरा प्रोग्राम खत्म हो जाए। इस वक्त दिल्ली ने भी उनको परमिशन दिया। शायद हो सकता है ये लीडर ऑफ अपोजिशन होने की वजह से डर के मारे उनको लगा कि ये वायलेंट होगा और फिर ये होगा, ऐसे कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि इन्होंने पहले से अपनी तैयारी करके रखी है और वो उसका उनका शेड्यूल भी है। और 15 तारीख को सुबह में ही राहुल गांधी विदेश के लिए जाएंगे, जर्मनी जा रहे हैं और बाकी भी कुछ जगह पे जाना है। तो इस तरीका से प्रोग्राम है, काफी उत्साह है सभी तरफ से। आज के सभी लोगों ने, लीडर लोगों ने निवेदन दिया है। मुझे लगता है कि स्पेशली मुस्लिम कम्युनिटी हो या फिर माइनॉरिटीज हो, उसके बहुत लोग रहेंगे। बिहार से मेरे ख्याल से काफी लोग रहने की संभावना है, क्योंकि बिहार में अभी अभी इलेक्शन हुआ और सभी लोग पीड़ित है। उनको लगता है कि भाई हमारा सब कुछ छीने गया, तो वो लोग भी काफी ज्यादा रहेंगे, उनका रोष रहेगा। और जब रहेगा तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ इस वक्त होने की संभावना है। वैसे भी बीजेपी कांग्रेस को ही डरती है, बाकी तो किसी को डरने का कोई चांस भी नहीं है। एक तीसरी एक बात है कि अभी एक पता चला कि बीजेपी ने जो मनरेगा
जो महात्मा गांधी नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम जो थी, जिसके तहत काफ़ी लोगों को कुछ ना कुछ तो काम मिल ही जाता है 10 दिन का, ये गारंटी जो थी, पहले तो मोदी जी ने उनका बहुत उनकी खिल्ली उड़ाई और ये सब हुआ, लेकिन अभी वो सब कंटिन्यू है, जिसका नाम बदल के पूज्य बापू ग्रामीण योजना, रोजगार योजना वगैरह वगैरह बना है, जिसके ऊपर में कांग्रेस ने काफ़ी हमला किया है। उन्होंने कहा कि भाई ये पूरे हमारे जितने भी कांग्रेस के स्कीमें थी, तो ये सब स्कीमों के नाम बदलने का और वही काम करने का मुझे लगता है कि बीजेपी वालों के पास में दिमाग है या नहीं। आज तक जितनी भी स्कीमें बनी है, नहीं तो स्कीम नोटिस बनाए नहीं, और जो थे उनके सिर्फ नाम बदल दिए, पूरे गांव के नाम, स्टेट के नाम, ये सब इसी में वो काफ़ी मास्टर है कि बस लोगों के नाम बदल दो और कहो कि भाई नहीं हमने कर लिया सब ये सब। तो ये सब सिचुएशंस है जिसके वजह से, और कांग्रेस का काफ़ी आक्रामक है ये सब चीज़ों के ऊपर में। भाई ठीक है, तुम्हें कुछ करना है तो तुम्हारा नया स्कीम भी बनाओ, या कुछ करना है तो करो। तो इस तरीक़ा से यहाँ पे नहीं चलेगा। अभी अभी केरल से कोई न्यूज़ आई है कि वहाँ के लोकल इलेक्शंस हो गए जो बैलेट पेपर से हुए, और वहाँ पे पूरी बीजेपी 3rd लेवल पे चले गई है। तो कहने का मतलब यह है, जहाँ जहाँ पे भी बैलेट पेपर आएंगे, और अभी ये शुरुआत हो गई है, तो आज ना आने वाले दिनों में काफ़ी लोग जागरूक है, और यदि जब जागरूक हो, और स्टेट इलेक्शंस भी इसी तरीक़ा से हुआ जहाँ, और ज्ञानेश कुमार और ये पूरे के पूरे इन लोगों पे काफ़ी दबाव है। यदि हो सकता है तो शायद हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन भी शायद बदल सकते हैं, या बहुत लोगों को जब लोग रास्ते पे आ जाते हैं तो फिर निश्चित रूप से चारों तरफ में ऑल ओवर इंडिया में जब ये हो जाएगा, विरोध चालू हो जाएगा, तो उसका इफेक्ट भी सभी को देखना पड़ेगा और मानना पड़ेगा। सब कुछ हो जाएगा जैसे भी राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में बोला है। तो चलो आज इन्हीं शब्दों के साथ में, इन्हीं जो मुद्दों के साथ में हम यहीं रुकते हैं। कल मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।